नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज और क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत को। आधुनिक भारत की पहले भी मॉडर्न इंडिया की पहले भी 2 क्लासेस हो चुकी हैं क्लास। अगर आपने उन 2 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन क्लासेस को भी ज़रूर देखिए। यहाँ पर हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कस कर रहे हैं। जो भी प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं, डिस्कस किए जा रहे हैं, वो सारे प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आरओ में, यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, झारखंड पीसीएस में। तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कस किया जा रहा है ताकि कम समय में हम मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज कर सके। यहाँ पर हम टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से कि किसी एक टॉपिक से क्या क्या प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज की क्लास में हम किन टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आप इन टॉपिक्स को देख लीजिए। आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। आरओ के लिए एक टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया है जो मात्र 500 रुपए की है। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में आपको 13,000 से ज्यादा प्रश्न मिल जाएंगे। अगर आपको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब आज का जो पहला टॉपिक है वो है नेहरू रिपोर्ट। लेकिन नेहरू रिपोर्ट को स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। आपने अपने पेपर में एक चीज़ देखा होगा आधुनिक भारत के से रिलेटेड प्रश्नों में कि यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज करने को बोला जाता है कि नेहरू रिपोर्ट पहले आई थी, कि साइमन कमीशन पहले आया था, कि असहयोग आंदोलन पहले हुआ था, कि जलियांवाला बाग पहले हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट पहले आया था, कि आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह पहले हुआ था। इस तरीके के प्रश्न आपने देखा ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोला जाता है। तो क्रोनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1927 के समय पे हम चलते हैं। 1927 8 नवंबर 1927 को एक कमीशन को अपॉइंट किया जाता है जिसका कि नाम क्या है, साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है। याद रखिएगा, साइमन कमीशन में कुल कितने मेंबर्स होते हैं? 7 मेंबर्स होते हैं। और साइमन कमीशन को अपॉइंट क्यों किया जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आया था, इसी को रिव्यू करने के लिए, ठीक है, इसी को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं? 7 मेंबर साइमन कमीशन में होते हैं। ठीक है, साइमन कमीशन को बायकॉट करने की बात कही जाती है। साइमन गो बैक का नारा हर जगह सुनने को मिलता है। तो एक प्रश्न तो यही बनता है कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया, या गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यहां पर याद रखिएगा, यूसुफ मेहर अली का नाम। गो बैक साइमन, साइमन गो बैक, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? यूसुफ मेहर अली। यहां पर याद रखिएगा आप इस पॉइंट को भी। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन में जो 7 मेंबर्स थे वो आपके यूरोपियंस थे, किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। अगर हम इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो दिसंबर 1927 में, याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था जो कि कहां हुआ था? मद्रास में हुआ था, याद रखिएगा। और इसको प्रिसाइड किसने किया था? एम.ए. अंसारी ने। ठीक है, एम.ए. अंसारी ने, जिसमें साइमन कमीशन को बायकॉट करने की बात कही गई थी। तो 1927 का जो मद्रास सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ है वो कहां पर हुआ है? मद्रास में हुआ है। प्रिसाइड किसने किया है? एम.ए. अंसारी ने किया है। और इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार की बात की गई थी, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। ये क्लियर? अब आपको पता है साइमन कमीशन
मुंबई कब पहुंचता है? डेट ध्यान रखिए क्लास, साइमन कमीशन फरवरी 1928 में मुंबई पहुंचता है और हर जगह साइमन कमीशन का विरोध हो रहा होता है। और अगर हम एक डेट देखें यहां पर 30 अक्टूबर 1928, याद रखिए क्लास, फरवरी 1928 में साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है और 30 अक्टूबर 1928 में, ठीक है, क्या होता है, लाला लाजपत राय को पर लाठीचार्ज हो जाता है लाहौर में, और जिसके वजह से लाला लाजपत राय को बहुत चोट लग जाती है और लाला लाजपत राय की मृत्यु 19 नवंबर 1928 को हो जाती है। यहां पर याद रखिएगा 19 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। यहां पर डेट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके परीक्षा में अब जो प्रश्न बनता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा बस इतना कि साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो साइमन कमीशन नवंबर 1927 में, 8 नवंबर 1927 को भारत आता है। दिसंबर 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मद्रास सेशन होता है जिसे प्रिसाइड किया जाता है एम ए अंसारी द्वारा, ठीक है। फिर साइमन कमीशन भारत में मुंबई कब पहुंचता है, तो फरवरी 1928 में, जिसके बाद हर जगह काला झंडा और गो बैक साइमन का नारा सुनाई देता है। गो बैक साइमन का नारा किसके द्वारा दिया गया था, यूसुफ मेहर अली द्वारा नारा दिया गया था, ठीक है। और अक्टूबर 1928 में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज होती है लाहौर में और 19 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ये याद रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहां से नेहरू रिपोर्ट से। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं तो किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो क्लास यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर हम डोमिनियन स्टेटस की बात करें, तो नेहरू रिपोर्ट में हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, ये बिल्कुल सही है। और नेहरू रिपोर्ट तक हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, ये भी समझिएगा। नेहरू रिपोर्ट में जब हमारे डोमिनियन स्टेटस को स्वीकार नहीं किया जाता है, इसके बाद हम 1929 के सेशन में क्या कहते हैं, आज से हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं। और स्वराज की मांग की अगर हम बात करें तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो जाता है तो उसके बाद से ही हम बार बार स्वराज की बात कर रहे हैं। 1906 वाला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, जो कि कोलकाता में हुआ था, जिसे प्रिसाइड किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, याद करिए, मैंने आपको बताया था, उसमें हमने स्वराज की बात की थी, स्वदेशी की बात की थी, बाइकॉट की बात की थी और नेशनल एजुकेशन की बात की थी ना यहाँ पर। तो ये सारी बाइकॉट करने की बात कही थी, मैंने आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाई है वहां पर। तो ध्यान दीजिएगा इन सारी बातों पर कि हमने स्वराज, बाइकॉट, स्वदेशी की बात की थी 1906 में, जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। तो यहां पर प्रश्न में अब जो ऑप्शन दिए रहे होंगे वो आपको इस तरीके से दिए रहे होंगे, लेकिन आप याद रखिएगा 1906 से ही हमने मांग शुरू कर दी है स्वराज की। और 1928 के जो नेहरू रिपोर्ट में है उसमें भी हम स्वराज की ही बात कर रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस की ही हम बात कर रहे हैं। लेकिन 1929 में लाहौर सेशन में हम कहते हैं हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब प्रश्नों को देखो, साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में किसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? मोतीलाल नेहरू ने। जब 1927 में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया और उसके जो 7 मेंबर्स थे वो सारे यूरोपियन थे, किसी भी भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया, तो भारतीयों ने आपत्ति जताई। तो उस समय जो ब्रिकनहेड थे, जो सेक्रेटरी थे भारत के, उन्होंने कहा भारतीय अगर इतने योग्य हैं तो आप खुद एक रिपोर्ट तैयार करिए और उस रिपोर्ट पर आप सब अपनी सहमति रखिएगा, क्योंकि उनको पता था भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अपनी डिमांड है, मुस्लिम लीग की अपनी डिमांड है, तो एक जगह ये लोग सहमत नहीं हो रहे हैं। तो ब्रिकनहेड ने चैलेंज दिया कि अगर आप लोग इतने योग्य हैं तो एक रिपोर्ट बना के तैयार करिए और उसमें आप सभी लोग अपनी सहमति रखिएगा, तब हम देखते हैं।
तो ये चैलेंज मोतीलाल नेहरू ने एक्सेप्ट किया और मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बनाकर तैयार की, जिसमें अभी भी हमने डोमिनियन स्टेटस की ही मांग की थी, ये याद रखिएगा। चलो, नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी? तो यहां पर याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं की बात इसमें की गई थी। आगे बढ़िए। आपको पता है जो मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी उसको ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 1 साल का समय दिया जाता है कि नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करिए, कुछ तो करिए इसको रिलेटेड। साइमन कमीशन की रिपोर्ट बनने के पहले ही हमारी नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार थी, ये ध्यान दीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट ने किन विषयों की अनुशंसा की गई थी? ठीक है, तो यहां पर किन किन बातों पर जोर दिया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, अल्पसंख्यकों को हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात यहां पर की गई थी। ठीक है, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की। दूसरा, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान की बात की गई थी। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, ये ध्यान में रखिएगा। डोमिनियन स्टेटस मैंने आपको बता दिया कि हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात तो नेहरू रिपोर्ट में नहीं की है, हमने नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की है। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर सेशन में की है। कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य था? ध्यान दीजिए, यहां पर तेज बहादुर सप्रू थे। जो नाम आपको याद रखना है, सबसे पहले मोतीलाल नेहरू का नाम आपको याद रखना है, तेज बहादुर सप्रू का नाम आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस का नाम आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर GR प्रधान का नाम आप याद रखिएगा, जयकर का नाम आप याद रखिएगा, और NM जोशी। इतना नाम याद रखेंगे आप आराम से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। अरे, नेहरू रिपोर्ट में सुभाष चंद्र बोस थे कि नहीं थे? याद रखिएगा, जब नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हो रही थी तो नेहरू जी उस समय तो थोड़े बूढ़े हो गए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग यंग थे और इन लोगों की सोच थी कि अब हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। तो इसीलिए बोला गया अगर नेहरू रिपोर्ट 1 साल तक इंप्लीमेंट नहीं होती है तो हम लोग अब पूर्ण स्वराज की ही मांग करेंगे, चिंता मत करो। और 1929 का जब सेशन होता है लाहौर वाला, तो जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। अभी उससे भी रिलेटेड प्रश्न आएगा, पहले इन प्रश्नों को देख लेते हैं। यहां ध्यान दीजिए, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। देखिए, इसको नोट कर लीजिए, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो यहां पर ध्यान दीजिए, जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। ठीक है, और इस लीग की स्थापना उन्होंने किसके विरोध में की थी? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में की थी। क्यों? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी और अब हमारे यंग लीडर चाहते थे क्या? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। समझ में आ रहा है? तो अब आपको कभी भूलेगा नहीं, भूलेगा ना। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई है। किसके विरोध में की गई है? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में की गई है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं था कि उनका मतभेद था नेहरू जी के साथ, मोतीलाल नेहरू के साथ, नहीं, उनका जो मांग थी वो अब पूर्ण स्वराज की मांग थी। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से कौन कौन संबंधित थे? तो देखिए, यंग लीडर्स का नाम मैंने बोला ना उस समय, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का नाम आपको दोनों जगह दिखेगा, नेहरू रिपोर्ट में भी सुभाष चंद्र बोस ने भाग लिया है, साथ ही साथ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के भी मेंबर हैं सुभाष चंद्र बोस। क्लियर? चलो, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में MN जिन्ना ने अपना 14वां सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 28 मार्च 1929 को दिल्ली में। ठीक है, ये याद रखिएगा। 14 पॉइंट्स डिमांड की बात की गई है MA जिन्ना द्वारा। ठीक है, 1929 में दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, लाहौर अधिवेशन आ गया। अच्छा क्लास, यहां पर मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है तो 1-2 पॉइंट और मोतीलाल नेहरू से रिलेटेड मैं आपसे डिस्कस कर लूं। वो ये है कि याद करिए, जब हम 1920 की बात कर रहे थे 1920 की, 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। वेरी गुड। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने क्या कहा? मैं 1 साल के भीतर स्वराज की प्राप्ति करा दूंगा।
1 साल के भीतर, 1 वर्ष में हम लोग स्वराज प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आपको पता है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, ठीक है। और चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर उनसे नाखुश थे। गांधी जी के रिस्पेक्ट सारे लीडर्स करते थे, लेकिन कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत मतभेद हो जाता था। तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू का नाम याद रखिएगा, CR दास का नाम याद रखिएगा, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन करके किस पार्टी का गठन किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था ना, स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। और अब आप देख रहे हैं मोतीलाल नेहरू जो है वापस इंडियन नेशनल कांग्रेस में आ जा रहे हैं और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट बना रहे हैं। 1923 में जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, स्वराज पार्टी की कुछ उपलब्धियां हुई थी, जैसे पहली बार किसी स्पीकर को चूज किया गया था, विट्ठल भाई पटेल की जब हम बात करते हैं तो। लेकिन CR दास की मृत्यु भी हो जाती है, जिसके वजह से स्वराज पार्टी आपकी डगमगा जाती है, क्योंकि मेन लीडर की मृत्यु हो गई। और मोतीलाल नेहरू दोबारा आकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। 1928 वाले सेशन की अगर हम बात करेंगे, 1928 वाले सेशन की, तो याद रखिएगा उसको प्रिसाइड भी कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1928 में एक सेशन आपको कलकत्ता में हुआ था, जिसको प्रिसाइड किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन करके स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, और बाद में फिर मोतीलाल नेहरू 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक बार फिर प्रिसाइड करते हुए दिखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर पता रहेगा तो रटने की आवश्यकता ही नहीं होगी। रटोगे क्यों, बताओ मुझे। अब यहां पर ध्यान दो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? किसने कहा था? संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित करने की बात किसने कही थी सबसे पहले? तो यहां पर याद रखिएगा मौलाना हजरत मोहानी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 1921 में ही उन्होंने कहा था कि मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित करने की बात इन्होंने कही थी। तो हजरत मोहानी जी का नाम आप याद रखेंगे। अब देखो सेम प्रश्न किसी तरीके से पूछा गया है। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था? तो 1921 में ही हजरत मोहानी ने बोल दिया था अहमदाबाद के अधिवेशन में कि हमें संपूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, सेशन भी याद रखिएगा, अहमदाबाद अधिवेशन है 1921 में है, ठीक है। किसने बोला? हजरत मोहानी ने बोला। चलो आगे देखो, 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में क्या शामिल किया गया था? तो भारत के लिए एक अधिराज का दर्जे की बात कही गई थी। आगे देखते हैं, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आगे बढ़िए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें हमने पूर्ण स्वराज की मांग की? मैंने आपको बता दिया 1929 लाहौर सेशन प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। रावी नदी के तट पर तिरंगा फैलाते हुए कहा कि हमारी मांग पूर्ण स्वराज की है। आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। तो वही सब चीजें यहाँ पर बोली गई है। जवाहरलाल नेहरू, पहली बार हमने स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब रखा? 1929 में रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1920 को सेम प्रश्न अलग अलग तरीके से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की, ठीक है। वही सेम चीज लाहौर अधिवेशन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य कब रखा? 1929 में रखा। चलो फिर वही चीज लाहौर अधिवेशन 1929, हाँ ये ध्यान देना। अब उसी प्रश्न को, सेम प्रश्न को देखो अलग तरीके से किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1929
19 को, ठीक है। सेम वही प्रश्न जो अभी तक बताते आ रही हूं वही चीज है, लेकिन अलग तरीके से पूछ लिया गया है। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। भारत की विदेश नीति की घोषणा की गई थी इसमें, ठीक है। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी की बात भी कही गई थी, याद रखिएगा। चल, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं, स्टार्ट करें। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी की सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? अभी हमने देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी करने की बात किसमें कह दी गई थी? लाहौर सेशन 1929 में, याद रखिएगा। वेरी गुड, 1 मिनट क्लास, थोड़ा सा चलिए मैं इधर होती हूं ताकि आपको स्क्रीन अच्छे से दिखे। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। संपूर्ण शब्द बहुत जरूरी है। आपने कभी सॉरी क्लास, बस 1 मिनट। आपने कभी ध्यान दिया है एक चीज पर क्लास, एक चीज पर आपने ध्यान दिया है? 1920 की जब हम बात करते हैं, जब असहयोग आंदोलन आता है तो हम असहयोग की बात करते हैं कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। जो लॉयर्स हैं वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेजेस को छोड़ सकते हैं, बोला गया है ना, उसमें बाइकआउट करने की बात की गई है, छोड़ने की बात की गई है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम पूर्ण अवज्ञा करेंगे। और सबसे पहला जो अवज्ञा हमने की है वो क्या है? जब हम सॉल्ट टैक्स को ब्रेक करते हैं। साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी पैदल यात्रा करते हैं ना, और दांडी पहुंचकर क्या करते? एक मुट्ठी नमक का निर्माण करते हैं। उस समय नमक पर टैक्स लगता था, सॉल्ट टैक्स लगता था, और किसी को इजाजत नहीं थी वो खुद नमक बना सके, क्योंकि खुद नमक बनाने की इजाजत दे देंगे तो टैक्स कैसे देंगे आप, कर कैसे देंगे? समझ में आ रहा है? तो उस पर भी कर लगता था। और सबसे पहला जो लॉ ब्रेक किया गया वो यही है, सॉल्ट बनाया गया है। तो अब हम पूर्ण अवज्ञा की बात यहां पर कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने वाइसरॉय को 31 जनवरी 1930 को एक बार पत्र लिखकर 11 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया, जिसे ना मानने पर क्या शुरू करने की चेतावनी दी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये याद रखिएगा, 31 जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने 11 सूत्रीय मांग की बात की थी वाइसरॉय से। 11 सूत्रीय मांग की बात की गई थी वाइसरॉय से, जो कि उन्होंने नहीं माना, और बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन गांधी जी द्वारा दिया गया दांडी मार्च में, ठीक है। इरविन के प्रत्युत्तर में गांधी जी ने यह कहा है। अभी ये प्रश्न यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, अभी ये प्रश्न है ना, 11 सूत्रीय मांग किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। किससे की गई थी? उस समय के वाइसरॉय से की गई थी। उस समय का वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड इरविन है। और महात्मा गांधी इसमें क्या कहते हैं कि मैंने तो रोटी मांगी थी, आपने मुझे पत्थर दिया, ठीक है। दांडी मार्च के दौरान उन्होंने बोला, और सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी आपका शुरू होगा दांडी मार्च के बाद। अब देखो, 12 मार्च 1930 को गांधी ने अपने समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की। कितने समर्थक थे? 78 समर्थक थे, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर खाली इतने 78 समर्थक नहीं थे, अब सोचो पैदल यात्रा थी। जानते पैदल यात्रा की खासियत क्या है? देखो, मैं हमेशा जब भी आप लोगों को पढ़ाती हूँ अच्छे से, अभी तो क्विक रिवीजन सीरीज है इसलिए इतना समय नहीं लेती चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आप समझिए, किसी को समझने के लिए, किसी की परिस्थिति समझने के लिए आपको उसके साथ चलना होगा। अगर आप गाड़ी में बैठकर कहीं का भ्रमण करने आ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी स्पीड तेज होगी,
आप चीज़ों का आकलन नहीं कर पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हाँ, जब आप लोगों के साथ पैदल चलेंगे तो आप उनकी परेशानियों को, उनकी फीलिंग्स को, उनकी बातों को समझ पाएंगे। इसीलिए अगर कभी भी अपने रिलेशनशिप को किसी के साथ भी स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो उसके साथ चलो, पैदल चलो। जब आप एक दूसरे के समान स्पीड पर चलते हो ना, तो उसी तरीके से आपकी वार्तालाप भी होती है। तो हमेशा पैदल चलने का अपनी एक खासियत होती है। अब महात्मा गांधी जब ये मार्च निकालते हैं, आप सोचिए, साबरमती से दांडी आश्रम तक ये जाते हैं और गांव-गांव के लोग महात्मा गांधी से जुड़ते जाते हैं। लोग आपसे जुड़ते जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आप अपनी गाड़ी से आए, हेलो हाय बाय बाय करके चल दिए दूसरे गांव, नहीं, पैदल चले, लोग आपसे जुड़ रहे हैं और खादी का वस्त्र धारण किए हुए लोग आपके साथ चल रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे दूध की नदी बह रही है, एक नदी चल रही है। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया है? 12 मार्च 1930। ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन में इसको उतारने के लिए जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको छोटा सा ज्ञान दिया, वो जरूरी है। कभी पैदल चल के लोगों के साथ देखिए, ठीक है। अब देखिए, गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत किया? तो ये 12 मार्च 1930। डेट किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। 12 मार्च 1930 याद रखिएगा। प्रश्न दोनों सेम है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। आगे बढ़ते हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी साबरमती से दांडी जाते हैं और दांडी में एक मुट्ठी नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं। दांडी मार्च के साथ ही कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? साबरमती से। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? नमक कानून तोड़ने के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च के साथ। दांडी मार्च की जो यात्रा है वो कितने दिन चली थी? 24 दिन चली थी, याद रहेगा। प्रश्न सेम ही है, इसीलिए ज्यादा समय नहीं ले रही हूं पढ़ने के लिए। चलो, दांडी कहां पर स्थित है? तो ये आपसे पूछा गया प्लेस, तो गुजरात में नौसारी में, याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो सर्वाधिक तो गुजरात की थी, उसके बाद महाराष्ट्र के और फिर उत्तर प्रदेश की। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, प्रश्न इस तरीके से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो यहाँ पर 241 मील की दूरी, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? अंत तक लड़ो। अंत तक लड़ो, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हार नहीं मानेंगे, अंत तक लड़ो। अब लड़ने का मतलब ये नहीं कि राह चलते किसी को भी थप्पड़ मार दो, गाली दे दो, समझ में आ रहा? महात्मा गांधी सत्याग्रह की बात करते थे। अंत तक लड़ो मतलब बुराई से लड़ो, इंसान से मत लड़ो। इसको समझने का प्रयास करिएगा। हमें गलती से लड़ना चाहिए, हम मनुष्य से लड़कर क्या करेंगे? हाँ, किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह में, ठीक है। किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, नोट कर लेना। यहां पर सरोजनी नायडू ने। डायरेक्ट प्रश्न नहीं बन सकता, स्टेटमेंट में दिया जा सकता है सरोजनी नायडू से रिलेटेड प्रश्न कि सरोजनी नायडू जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने उसके सेशन को प्रिसाइड किया था, ऐसे बन सकता है। सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में या असहयोग ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, ऐसा नमक आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, हाँ, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर का भी नाम आप याद रखिएगा और कमला देवी चट्टोपाध्याय का। मैं आपसे कहूंगी इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि आप देखते हैं विमेन पार्टिसिपेशन पूछा जाता है आधुनिक भारत के प्रश्नों में, ठीक है। जहां पर भी किसी भी महिला का नाम आ रहा है आप उसको ध्यान में रखो, ये मेंस में भी आपको हेल्प करेगा। जब पूछा जाएगा कि महिलाओं का योगदान क्या है स्वतंत्रता संग्राम में, तो आप लिख सकते हो सारी चीजों को। तो यहाँ पे सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, तीनों का नाम लिख लीजिए। दांडी मार्च महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी नमक मार्च का गंतव्य किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में, इजी है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं,
ये याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने कब दिया है? 5 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च के समय। क्या? शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। नोट कर लीजिए क्लास, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपको ये याद रखना है, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर कमला देवी चट्टोपाध्याय, और ये शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। और सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। आगे देखिए क्या दिया गया है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 5 अप्रैल 1930, कहीं 6 अप्रैल दिया रहेगा तो आप ध्यान में रखिएगा। चलो, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किस तिथि को किया था? तो 6 अप्रैल। अब 24 दिन की यात्रा थी ये, 24 दिन की यात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में महात्मा गांधी पहुंचते हैं और नमक बनाते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? अब्बास तैयब जी, ये नाम याद रखिएगा। अब्बास तैयब जी ने फिर इसे लीड किया था। महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है। आगे देखिए और क्या प्रश्न है। ब्रिटिश नमक एकाधिपत्य के चौहरे अभिशापों को महात्मा गांधी ने किस रूप में उल्लेखित किया है? या एक सरल मूल्यवान ग्रामीण उद्योग से लोगों को वंचित करती है। प्रकृति ने जो संपदा बहुतायत में दी है उसका अनियंत्रित विनाश। इसे खुद नष्ट करने का अर्थ है कि अधिक राष्ट्रीय व्यय, भूखे लोगों से 1000% से भी अधिक वसूल करना, ऐसा कभी सुना नहीं गया। अच्छा, ये जो प्रश्न है ना, ये आपके परीक्षा में यूपीएससी में या कहीं पर पूछा गया रहा होगा। वहां पर ये सारे स्टेटमेंट ABCD करके आपको दिए रहे होंगे और पूछा गया रहा होगा कि इसका तात्पर्य क्या है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो सारे ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही थे। और अगर आप देखेंगे ये जो सारे स्टेटमेंट है ये जनरल स्टेटमेंट है, कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। इसमें परेशान मत होइएगा कि अरे ये क्या लिख दिया, अभी तक तो नहीं पढ़ा था। ये थोड़े जनरल स्टेटमेंट है सॉरी क्लास, आपको बस इसको रिलेट करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में साथ रहकर विवरण दिया था? तो यहां पर याद रखिएगा वेब मिलर ने। ठीक है, वेब मिलर ने, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक अमेरिकी पत्रकार थे, वेब मिलर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने कहा कि नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो धरसाना। ये याद रखिएगा, दांडी मार्च के बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका शुरू हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था। और यहाँ पर जो महात्मा गांधी के अनुयायी थे वो आगे की तरफ मूव किए, जिसको कि सरोजनी नायडू ने लीड किया। और फिर इन लोग किधर की तरफ जा रहे थे? धरसाना की तरफ। ठीक है, धरसाना नामक धरने का किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने वृहद विवरण प्रदान किया है? तो वेब मिलर ने। ये देखो सेम प्रश्न है। अमेरिकी पत्रकार जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मतलब उन्होंने कवर किया था, वो कौन थे? वेब मिलर थे। उसी चीज को यहाँ पर धरसाना नामक दे दिया गया है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार सविनय अवज्ञा आंदोलन में तो वेब मिलर का नाम पढ़ा था, लेकिन ये धरसाना कहाँ से आ गया? तो ये ठीक वहां पर जब दांडी में उन्होंने एक मुट्ठी नमक बनाया, तो अब ये जो मतलब महात्मा गांधी के अनुयायी थे ये आगे की तरफ गए, धरसाना की तरफ। ठीक है, उसी को फॉलो कर रहा है ये मूवमेंट। किस अमेरिकी पत्रकार ने लिखा कि धरसाना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा? तो ये वेब मिलर द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा, वेब मिलर का नाम आपको सीधे सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ भी आप वेब मिलर का ही नाम टिक लगाएंगे। और अगर धरसाना पूछ लिया गया कि धरसाना जैसा भयानक दृश्य मैंने कभी नहीं देखा, तो ये स्टेटमेंट भी वेब मिलर द्वारा ही दिया गया है। आगे देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा परीक्षा में क्लास। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ के धावे के समय कहां पर थे? तो महात्मा गांधी को मैंने आपको बताया है कि इनको अरेस्ट कर लिया गया था, महात्मा गांधी को। इसीलिए सरोजनी नायडू अब इस मूवमेंट को लीड कर रही थी। और उस समय महात्मा गांधी कहां थे? यरवदा जेल में थे, याद रखिएगा। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, फिर देखिए
किसे नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी? मदन मोहन मालवीय को, देवदास गांधी को और के एम मुंशी को। ये भी याद रखिएगा। मुझे लगता है ये आपका बिहार में पूछा गया प्रश्न है, एक बार चेक कर लीजिएगा कहाँ पूछा गया है। वैसे चेक कर लीजिएगा, नहीं तो अभी पढ़ लीजिए बस। तो मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी। किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था? तो श्री राजा गोपालचारी। साउथ में याद रखिएगा, श्री राजा गोपालचारी थे जिन्होंने तंजौर तट पर ऐसा ही अभियान शुरू किया था। इंपॉर्टेंट है, श्री राजा गोपालचारी का नाम याद रखिएगा। उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हरिहर दास ने किया था। तो यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। सबसे पहला, आचार्य विनोबा भावे को सर्वप्रथम कब अरेस्ट किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर नमक कानून तोड़ने के लिए किसे किसे गिरफ्तार सजा दी गई थी? मदन मोहन मालवीय को, देवदास गांधी को, के एम मुंशी को। ठीक है, फिर याद रखिएगा अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर किसने अभियान चलाया था? तो श्री राजा गोपालचारी ने। और जब उड़ीसा में बात करेंगे तो आप हरिहर दास का नाम याद रखेंगे। नोट कर लीजिए, जो भी पॉइंट्स अभी तक आपने कभी सुना नहीं है या याद नहीं किया है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर हम मैक्सिमम क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं क्लास। ये जो क्विक रिवीजन सीरीज है ये आपके आरओ एआरओ के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको जल्दी जल्दी अपने टॉपिक्स को रिवाइज करना है तो आप देख सकते हैं इसको। चलो यहाँ पर देखते हैं, तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वही सेम चीज, तंजौर तट पर किसने अभियान को चलाया था? तो श्री राजा गोपालचारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में से कौन संबंध था, किसका किसका संबंध था? तो याद रखिए श्री राजा गोपालचारी का था, अब्बास तैयब जी और सरोजनी नायडू, तीनों का। क्लियर है? आगे, मालाबार में कालीकट से पोयनूर तक नमक यात्रा किसके द्वारा चलाई गई थी? तो के कलप्पन के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। किस राज्य के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से शिविरों की स्थापना की गई थी? तो आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में किस गांधीवादी नेता ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो यहां पर गोपाल बंधु चौधरी ने। बादशाह खान एवं सीमांत गांधी के नाम से हम किसे जानते हैं? अब्दुल गफर खान को। फ्रंटियर गांधी के नाम से हम जानते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो जो प्रश्न आपको आते हैं और या फिर जो जो प्रश्न आपको जिनका उत्तर नहीं पता है सबको नोट डाउन करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। यहाँ पर लाल कुर्ती आंदोलन मैंने बताया ना, फ्रंटियर गांधी हम किससे कहते हैं? अब्दुल गफर खान को कहते हैं। इस पार्टी के जो मेंबर्स थे वो लाल कुर्ता पहनते थे, इसी वजह से इसको लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? अंग्रेजों को निकालने के लिए। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफर खान द्वारा प्रारंभ कौन सा आंदोलन किया गया था? लाल कुर्ती। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? अब्दुल गफर खान। फ्रंटियर गांधी के नाम से हम किसे जानते हैं? अब्दुल गफर खान को। ठीक है, फर के अफगान की उपाधि, इसको नोट कर लो, फर के अफगान की उपाधि, ठीक है, किसे मिली थी? अब्दुल गफर खान को। खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जानते थे? लाल कुर्ती वालों के नाम से। खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जानते थे? लाल कुर्ती वालों के नाम से जानते थे। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किसका आह्वान किया था? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ये ध्यान दीजिएगा, उस समय गढ़वाल रेजिमेंट के जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि हम प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। ये कौन सा मूवमेंट था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। उन्होंने क्या किया? रूल्स को, मतलब जो ऑर्डर था उसको नहीं फॉलो किया। ठीक है, 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जिया तरंग आंदोलन कहां पर प्रारंभ हुआ था? याद रखिएगा, मणिपुर में।
ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, या आपके में पीसीएस में या फिर आरओ में पूछा गया है। तो जिया तरंग आंदोलन याद रखिएगा मणिपुर में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। रानी गौडिन्यू उत्तर पूर्व से एक स्वतंत्र सेनानी थी, वह किस राज्य से संबंधित थी? मणिपुर से संबंधित थी। ये दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा, ये आपके परीक्षा में पूछे भी गए हैं। नागालैंड की किस रानी ने गांधी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था? देखिए सेम वही प्रश्न, रानी गौडिन्यू से रिलेटेड सेम वही प्रश्न, ठीक है। तो यहां पर आपको एक चीज तो समझ में आ रही है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अगर हम इम्पैक्ट देखें तो वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी आपको दिख रहा है, ठीक है, मणिपुर में, नागालैंड में। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध जो आपका विद्रोह जो हुआ था, के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था वो किस समय हुआ था? वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था, ठीक है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्र संग्राम सेनानी थी? पटना की। ये मुझे लगता है बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यों को। गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित कर दिया था? 1934 में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, कब स्थगित कर दिया गया था? 1934 में। क्लियर है? आगे देखिए, किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? हर्बर्ट इमर्सन ने। हर्बर्ट इमर्सन ने, याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौते का प्रारूप किसने तैयार किया था? हर्बर्ट इमर्सन ने। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के मध्य समझौता कहां पर संपन्न हुआ था? दिल्ली में। अब आप यही देखिए, इरविन से देखिए, जब महात्मा गांधी ने 11 सूत्रीय मांग की बात की थी इरविन से, तो इरविन ने महात्मा गांधी की मांग को नहीं स्वीकार किया था। तभी तो महात्मा गांधी ने कहा मैं तो एक रोटी चाहता था, इन्होंने मुझे पत्थर दे दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेती है, तो उसके बाद इरविन से बोला जाता है कि चलो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसके वजह से कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया, लेकिन जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना जरूरी है, तो कुछ भी करके उनको मनाओ। तब गांधी और इरविन के बीच में आपका पैक्ट साइन होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद बोला जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन में पॉज लगाकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने जाएगी। और आईएनसी को रिप्रेजेंट करते हैं महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू के साथ जाते हैं, लेकिन आपको पता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड की बात कर दी जाती है, जिससे नाखुश होकर जब महात्मा गांधी यहाँ पर आते हैं तो फिर पूना पैक्ट साइन होता है। अभी सारे प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल मत परेशान होइएगा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है वो हर्बर्ट इमर्सन का नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये एक नया प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते का प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? हर्बर्ट इमर्सन द्वारा तैयार किया गया था। और यहाँ पर क्लास जो ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये वाला कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा। रानी गौडिन्यू की जब हम बात करते हैं तो ये मणिपुर से संबंधित थी। यहाँ पे नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी का? तो रानी गौडिन्यू। ये आप समझिए, ये उस समय आपका नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स थे और स्टेट का विभाजन इतने उससे नहीं हुआ था। तो अब आप कंफ्यूज मत होने लगिएगा कि मैम यहाँ पर जब आपने बोला है रानी गौडिन्यू की कि उत्तर पूर्व से एक स्वतंत्रता सेनानी थी, वह किस राज्य से संबंधित थी, तो आपने मणिपुर बता दिया। और दूसरे में आप कह रही नागालैंड की किस रानी ने, तो नागालैंड की रानी की बात कर रही है तो गौडिन्यू की बात कर रही हैं। तो यहाँ पर उस समय ये उत्तर पूर्वी राज्य थे आपके, और हमारे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद सारे राज्य आपके अलग अलग प्रॉपरली होके वो उनका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो पेपर में जो भी आपको उत्तर पूर्वी राज्य अगल बगल के दिया जाएगा तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है यहाँ पर। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या बात कही गई थी गांधी इरविन समझौते में। इमर्सन का नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्लास महत्वपूर्ण है।
नमक टैक्स हटाने की बात की गई थी, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात कही गई थी। इसीलिए तो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था आपका कि भाई मेक श्योर करो कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस बायकॉट ना करे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी पार्टिसिपेट करेगी, ये मेक श्योर किया गया। सरकारी नौकरी छोड़ने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लिया जाएगा। केवल उन्हीं कैदियों को, यहां पर ध्यान दीजिएगा, केवल उन्हीं कैदियों को रिहा किया जाएगा जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं है। ठीक है, जो कैदी जो अरेस्ट किए गए हैं उनको रिहा किया जाएगा, लेकिन खाली उनको जिन पर की कोई हिंसा का अभियोग नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। चलो आगे बढ़े। अब एक चीज और यहां पर नोट कर लीजिए क्लास, जो कि महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी हुई है वो 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट हुई है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 7 सितंबर 1931, मतलब 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और 1932 की जब हम बात करते हैं तो आपकी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, 1930 में आपकी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। ठीक है, 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है और 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। इंपॉर्टेंट है ये चीज। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, जो आपके 1930 में हुई। क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है। ठीक है, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में महात्मा गांधी सरोजनी नायडू के साथ जाते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखिएगा। चलो, गांधी इरविन समझौता मुख्यतः क्यों हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? ये याद रखिएगा। यहां पर तेज बहादुर सप्रू और जयकर का नाम आपको याद रखना है। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू का नाम और जयकर जी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इमर्सन ने गांधी इरविन पैक्ट को आपका पूरा फ्रेम किया था और किसने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी? सप्रू और जयकर ने। किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? किसने कहा था इरविन और महात्मा गांधी दो महात्मा हैं? किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। किसने गांधी इरविन समझौते में गांधी जी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? किसने कहा था? ये सांत्वना पुरस्कार की तरह है, महात्मा गांधी को एक सांत्वना पुरस्कार दिया गया है। तो ये एलन कैंपबेल जॉनसन द्वारा कहा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कैंपबेल जॉनसन द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। किस चीज से रिलेटेड? गांधी इरविन समझौते से रिलेटेड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के बाद एक प्राइज दिया जाता है ना, सांत्वना पुरस्कार, तो उसी तरीके से गांधी इरविन पैक्ट को बोला था कैंपबेल जॉनसन ने। कांग्रेस का कराची अधिवेशन। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो किसने प्रिसाइड किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। 1927 वाले सेशन को, मद्रास सेशन को किसने प्रिसाइड किया था? जल्दी से बताओ। एम.ए. अंसारी ने। 1928 वाले सेशन को किसने प्रिसाइड किया था? मोतीलाल नेहरू ने। 1929 लाहौर वाले सेशन को किसने प्रिसाइड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब यहाँ पे कराची सेशन की बात की गई है, तो कराची सेशन को याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल ने प्रिसाइड किया था। अब देखो, गांधी इरविन समझौते का प्रस्ताव को कराची के 1931 वाले अधिवेशन में, मैं आपको इंपॉर्टेंट अधिवेशन बता रही हूँ। 1927 वाला इंपॉर्टेंट है, 28, 29, अब 31 वाला याद रखना। ठीक है, 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जिसमें गांधी इरविन प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तुत किसने किया था? क्या बोला गया है? प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्लास यहां पर बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है,
यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 1931 का जो कराची का अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया, गांधी इरविन समझौते प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकारों की मांग को भी शामिल किया गया था, ठीक है। और उसका भी प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? मूल अधिकारों की मांगों का जवाहरलाल नेहरू द्वारा। याद रहेगा। देखिए, किसने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया और 1931 में 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित किया गया, जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैम 1931 वाले सेशन में तो जवाहरलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता नहीं की थी, वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी। हाँ, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड चीज़ों को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। सेम वही प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार, मैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ती हूँ, जो मैं एक बार आपको बता चुकी हूँ, उसको बार बार रिपीट करके समय नहीं बर्बाद करती हूँ। देखिए, मौलिक अधिकार की बात की गई है, कराची अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया है 1931 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अध्यक्षता किसने की है? वल्लभ भाई पटेल ने। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये अलग प्रश्न है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? किसने कहा है जो कराची अधिवेशन है वो महात्मा गांधी की सम्मान और लोकप्रियता की पराकाष्ठा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किस प्रतिनिधि ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था? ठीक है, ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर थे। ये भी एक अलग प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। चलो, पुरुषोत्तम दास ठाकुर का नाम याद रखिएगा। चलिए, गोलमेज सम्मेलन। देखो, अब आरटीसी की बात की गई है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है, गोलमेज सम्मेलन, कब हुआ है? 1930 में, ठीक है। एग्जैक्ट डेट पूछेगा क्लास तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये चला है। और मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, डेट याद कर लो, क्योंकि एग्जामिनर का कोई ठिकाना नहीं है, हो सकता है डेट ही पूछ ले। बेचारे बच्चे याद करके बैठे हैं कि 12 नवंबर से शुरू हुआ था, पूछ ले कि कब खत्म हुआ था, 19 जनवरी को, 19 फरवरी को, 19 मार्च को, तो कंफ्यूजन हो जाएगी और अच्छे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये चला था। और ये आपका एक PYQ है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन किसी परीक्षा में पूछा गया है, तो पूरी संभावना है कि आपकी परीक्षा में भी पूछ ले। अध्यक्षता किसने की थी? मैकडॉनल्ड ने की थी। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने, ठीक है, याद रखिएगा। लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो केटी पाल ने, ठीक है। तो क्रिश्चियंस को किसने रिप्रेजेंट किया था? केटी पाल ने रिप्रेजेंट किया था। चलो आगे। 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ है? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि आपका कब से कब तक आयोजित हुआ है? 7 सितंबर 1931 से आपका 1 दिसंबर 1931 तक, याद रखिएगा डेट। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था? अब केंद्र पूछ लिया है, सेंट जेम्स पैलेस, ये भी याद कर लेना, सेंट जेम्स पैलेस। मैंने आपको बोला है ना, एक टॉपिक से जितने तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, सारे प्रश्नों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो सेंट जेम्स पैलेस भी आज से याद कर लेना। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने एक बार भाग लिया है? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स ने। अब बोल लिया है, महात्मा गांधी जो थे वो मुंबई से लंदन जाते हैं जहाज के थ्रू, ठीक है। उस जहाज का नाम क्या था? उस जहाज का नाम था SS राजपुताना, याद रखिएगा। SS राजपुताना से महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गए थे, सम्मिलित होने गए थे। अब देखो, सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट की बात की गई है, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट की। तो सबसे पहले
कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? मैकडॉनल्ड ने की थी, रामेसे मैकडॉनल्ड ने। सांप्रदायिक पंचायत का जनक कौन है? मैकडॉनल्ड, ठीक है। कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सेम प्रश्न, मैकडॉनल्ड था, ठीक है। 1932 में मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की बात किसके लिए की थी? दलित वर्ग के लिए की थी, ठीक है। अगस्त 1932 के दौरान मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, किसके लिए? अछूतों के लिए। सेम वही प्रश्न है, आगे बढ़े। कम्युनल अवार्ड में पृथक निर्वाचन की बात किसके लिए की गई थी? बौद्धों को किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं सीट आवंटित नहीं की गई थी? ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न अलग है, ठीक है। मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं सीट आवंटित नहीं की थी? तो बौद्धों को। इसमें आपके और ऑप्शंस दिए रहे होंगे। सांप्रदायिक पंचायत के संबंध में सही तथ्य क्या है? तो सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इसके तहत प्रत्येक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई थी, ठीक है, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अनुसार दलित के उत्थान हेतु सर्वाधिक क्या आवश्यक था? दलित के लिए राजनीतिक शक्ति, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात यहां पर की गई है। इस प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया है, ये थोड़ा अलग प्रश्न है। किसने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया था कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ है, क्योंकि इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था मुंजे द्वारा। तो याद रखिएगा, बी.एस. मुंजे द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। पेपर में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान में रखिएगा। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब आपका आरंभ किया था? तो 20 सितंबर 1932 को, ठीक है, जब कम्युनल अवार्ड की बात हुई, जिससे महात्मा गांधी खुश नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी को लग रहा था कि ये फिर क्या कर रहे हैं, अलग कर, एक तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठते हैं, और जब महात्मा गांधी की हालत नाजुक होने लगती है तो बी.आर. अंबेडकर से बोला जाता है कि आप इस पर विचार करिए, और आपको पता है उसके बाद पूना पैक्ट साइन होता है। चलिए यहां पर देखते हैं क्या है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया? पूना पैक्ट को। पूना पैक्ट में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरी कौन था? ये इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान दीजिएगा क्लास। जब भी आप पूना पैक्ट पढ़ते हैं तो सबके ध्यान में यही रहता है कि पूना पैक्ट जो था वो महात्मा गांधी और बी.आर. अंबेडकर के मध्य में हुआ था। लेकिन यहाँ पर बोला गया है, एक पूना पैक्ट में एक सिग्नेचर तो बी.आर. अंबेडकर का था, दूसरा सिग्नेचर किसका था? तो मदन मोहन मालवीय का। इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट में किसने हस्ताक्षर किया था? यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी.आर. अंबेडकर ने, मदन मोहन मालवीय ने और श्री राजा गोपालाचारी ने। इसको ध्यान में रखिएगा क्लास। किसने किसने? बी.आर. अंबेडकर ने, मदन मोहन मालवीय ने और श्री राजा गोपालाचारी ने। किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था? अब देखिए, महात्मा गांधी ने, ठीक है। आपको जब पढ़ाया जाता है तो पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ था कि किसके किसके मध्य, तो ऐसे बोला जाता है बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी ने, ठीक है। लेकिन जब यही प्रश्न परीक्षा में पूछा गया कि पूना पैक्ट में सिग्नेचर किसका किसका था, तो याद रखिएगा, बी.आर. अंबेडकर का, मदन मोहन मालवीय का और श्री राजा गोपालाचारी का। इसमें सिग्नेचर महात्मा गांधी का नहीं था, ठीक है। हाँ, महात्मा गांधी आमरण अनशन कर रहे थे, इस वजह से बी.आर. अंबेडकर से बोला गया कि आइए बैठते हैं, वार्तालाप करते हैं, वो बात दूसरी थी। लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर किसका नहीं था? महात्मा गांधी का नहीं था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो भी जाएंगे यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। आगे बढ़े। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ठीक है। फिर देखिए, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नंबर, ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? हरिजनों के लिए सीटों को आरक्षित करने की बात की गई थी यहाँ पर।
ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो कालांतर में हरिजन सेवा संघ के रूप में जाना जाता है, उसका गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग हरिजन सेवा संघ का गठन 1932 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? महात्मा गांधी द्वारा हुआ था। हरि के जन, ठीक है, हरिजन, ये याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला, ये याद रखिएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसका कि नाम बाद में हरिजन सेवक संघ रख दिया गया, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीडी बिरला, ये याद रखिएगा। गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 में 1933 में हरिजन यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? तो वर्धा से, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा, ठीक है। दलित वर्ग को हरिजन नाम किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। कौन सा समाचार 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया? वो था नवजीवन, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2-3 चीजें याद रखिएगा क्लास। सबसे पहले ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, इसी का नाम बाद में हरिजन सेवक संघ रख दिया गया था, ठीक है, जिसका कि गठन कब हुआ था? 30 सितंबर 1932 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे, याद रखिएगा। और क्या याद रखना है आपको? और हरिजन बंधु में किसका नाम हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था? कौन सा समाचार पत्र? वो था नवजीवन। पूछा था नवजीवन से रिलेटेड कौन है? तो ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखते हैं। प्रमुख दलित संगठन और उनके संस्थापक। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगी, बस एक बार मैं बता लूं पहले। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, एनजी रंगा, 1962, याद रखिएगा। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसका कि नाम हरिजन सेवक संघ रख दिया गया, महात्मा गांधी, 1932, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास लीग, जगजीवन राम। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, BR अंबेडकर, 1942। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है क्लास, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां पर आप लोग। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्लास, क्या बोला गया है? प्रमुख घटनाएं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को रिवाइज करते हैं। अच्छा क्लास, रिवीजन हो रहा है ना? मेरे साथ अक्सर क्लास में ये चीज होती है, मैं पढ़ाती लगातार हूँ, लेकिन बस मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आपके लिए ये क्विक रिवीजन सीरीज यूजफुल है कि नहीं। आप में से कई स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम मॉक टेस्ट को कंटिन्यू करिए। मैं समझ रही हूँ क्लास कि मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए यूजफुल था, लेकिन अभी ना रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी देर में मैं मॉक टेस्ट में आपके 10, 12, 15 क्वेश्चन कवर करूँगी, उतनी देर में मैं क्विक रिवीजन सीरीज के थ्रू 50 क्वेश्चन कवर कर लूंगी। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो इसीलिए रिवीजन पे फोकस करने के लिए हमने क्विक रिवीजन सीरीज को क्या किया है? कंटिन्यू किया है। और जो मैप वाली सीरीज थी ना आपकी, उसको भी मैं क्या करूंगी? क्विक रिवीजन सीरीज के थ्रू कवर कर लूंगी। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, विश्व भूगोल में हमने यूरोप कॉन्टिनेंट को देखा था, और कौन सा देखा था? अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखा था, अफ्रीका महाद्वीप को। तो वो भी आप क्विक रिवीजन सीरीज में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ों पर रिवीजन बार बार कराया जा रहा है आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स आपकी नज़रों से एक बार गुजर जाए। अब मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि ये क्विक रिवीजन सीरीज में हम प्रश्नों को देख रहे हैं। कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिल रहे होंगे जो आपके आंखों के सामने पहली बार आ रहे होंगे, या फिर आए रहे होंगे, आपको याद नहीं है। तो आप क्या करिए, उस पॉइंट को अपने पन्ने पे लिख लीजिए, ठीक है, और क्लास खत्म होने के बाद उसको बस रिवाइज कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पर आपको 200-300 क्वेश्चन करा रही हूँ, तो उसमें से अगर 50 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो आपके फंस रहे हैं, मतलब जहाँ पर आपको दिक्कत हो रही, तो आप उन 50 क्वेश्चन को लिख लीजिए एक जगह। फिर जब आप रिवीजन करने बैठिए खुद से, तो उन 50 क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए। अब मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी ना कि क्लास क्विक रिवीजन सीरीज को आप देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। नहीं, मैं कभी नहीं चाहती। मैं अपने फायदे के लिए अपने विद्यार्थियों से ये नहीं कह सकती कि इसी लेक्चर को बार बार देखो। मैं अपने विद्यार्थियों से ये कह सकती हूँ कि आप इस लेक्चर को एक बार देखो, और जो पॉइंट में आप अटक रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को एक जगह नोट डाउन कर लो, ठीक है। और उसके बाद आपका कर्तव्य होगा कि लेक्चर खत्म होने के बाद आप उन पॉइंट्स को कम से कम 5-6 बार पढ़ लीजिए, ताकि ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है क्लास। तो कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो बताइएगा। अब यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। चलो
दांडी मार्च आपकी कब स्टार्ट हुई है, ध्यान दीजिएगा 12 मार्च, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, 12 मार्च 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो आपका 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट होता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं, ठीक है, साबरमती से, और एक मुट्ठी नमक बनाते हैं। डेट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, गांधी इरविन पैक्ट मार्च 1931, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 23 मार्च 1931 को आप सभी को पता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन मार्च 1931 को हुआ है। यहां पर देखिए अब 1931 की क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी तो उसमें आपको दे देगा कि गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी का कराची अधिवेशन, ठीक है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सारे इवेंट्स 1931 में ही हुए हैं। अब आपको कंफ्यूजन होगी, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आपके दिमाग में एक क्रोनोलॉजी है। यहां पर समझिए, आपको पता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करे, इसी वजह से गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये आपको पता है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं पहले गांधी इरविन समझौता होगा। गांधी इरविन समझौता में बोला गया था जितने भी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, ठीक है, और बहुत से कैदियों को रिहा किया गया था, लेकिन आपको पता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को रिहा नहीं किया गया, उनको फांसी देने की बात कही गई, ये चीज आपको पता है। तो मतलब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी जो हुई है वो गांधी इरविन समझौते के बाद हुई है। इसी वजह से बहुत लोग कंट्रोवर्सी भी इसमें करते, लेकिन हमें उस पर अभी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई। फिर आपको ध्यान में रखना है कि इनको फांसी देने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन हुआ है 1931 में, जिसको कि प्रिसाइड किसने किया है, वल्लभ भाई पटेल ने, और जवाहरलाल नेहरू ने इसमें मौलिक अधिकारों की बात की है। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है सितंबर 1931 में, ठीक है, और 1932 में कम्युनल अवार्ड की बात की जाती है, और कम्युनल अवार्ड के बाद पूना पैक्ट साइन होता है। तो देखिए अगर आपको क्रोनोलॉजी पता है ना, थोड़ा सा भी आपको इवेंट के बारे में जानकारी है, तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कांग्रेस समाजवादी दल के बारे में। तो प्रश्न यहां से भी कई बार पूछा जाता है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। कांग्रेस समाजवादी दल, जिसको कि हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं, इसके प्रमुख नेता कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, याद रखिएगा। सन 1913 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, फूलन प्रसाद वर्मा ने, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण का भी नाम आपको याद रखना है, ये बिहार में पूछा गया प्रश्न रहेगा। जब बिहार से एकदम पूछा जाता है ना, तो बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न रहता है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस बैठक कहां पर संपन्न हुई थी, कलकत्ता में 1928 में। दोनों चीज याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ें क्लास, आगे बढ़ते हैं। समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्य, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, यहां पर आपको जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव का नाम याद रखना है। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम भी इंपॉर्टेंट है, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो पहला बैठक हुई थी वो कहां हुई थी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पटना में 1934 में। फिर देखिए 1934 में पटना में जो अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो आपका संयोजक था वो कौन था, जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1934 में पटना में, ध्यान दीजिए, 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे, वही जयप्रकाश नारायण, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में सही तथ्य क्या है, इसने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया था, या
समानता के अधिकार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहता था और इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया था। ये देखिए, अब ये आपके हो सकता है यूपीएससी में प्रश्न पूछा हो कि इन सारे स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड, वो ये है इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया था। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई थी? तो किसमें कुंजी बताई थी? ये इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में बताई थी, ठीक है। भारत तथा विश्व की समस्याओं के हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है। यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया है कि भारत तथा विश्व की समस्याओं को हल करने के लिए एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? समाजवादी नेता कहा जाता है। नेहरू का किसमें विश्वास नहीं था? आर्थिक असमानता में, ठीक है। मैं एक समाजवादी हूं, ये प्रश्न ध्यान दीजिए। मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसने भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है? किसे? तो जवाहरलाल नेहरू को। ये सारे स्टेटमेंट देखिए, प्रश्न एक ही तरीके का है लेकिन विभिन्न विभिन्न तरीकों से पूछा गया है विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ें क्लास। किस राज्य में समाजवादी दलों ने संयुक्त रूप से पोर्तमुंह आंदोलन चलाया था? तो ये आंध्र प्रदेश में चलाया था। लोकनायक के नाम से हम किसे जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? अप्रैल 1946 में। चलिए अब प्रांतीय चुनाव की बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से हम इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1935 एक्ट, ठीक है, के तहत हुआ था, ठीक है। आसान प्रश्न है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1937 में संपन्न हुआ था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो चुनाव हुआ था वो आपका कब आयोजित हुआ था? 1937 में आयोजित हुआ था, ठीक है। 1937 का जो चुनाव था, अगर उसमें देखा जाए तो कांग्रेस को किन किन प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिली थी, ठीक है। यहाँ पे दिया गया ना, चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या क्या थी? तो वो 5 थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो ये कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। संयुक्त प्रांत का प्रीमियर प्रधानमंत्री 1937 में कौन था? तो गोविंद वल्लभ पंत थे। वह कौन प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी? यहां पर ध्यान दीजिएगा, पूर्ण बहुमत कांग्रेस को 1937 में कहां नहीं मिली थी? तो मुंबई में, असम में और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो रफी अहमद किदवई को। ये इंपॉर्टेंट है यूपी से रिलेटेड। रफी अहमद किदवई का नाम आपको याद रखना है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसे सौंपा गया था? मोहम्मद यूनुस को, ठीक है। ध्यान रहेगा क्लास, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नहीं पता है वो सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी? तो विजयलक्ष्मी पंडित। ये महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बोला है महिलाओं का नाम कहीं पर भी आता है तो उसको ध्यान से रिवाइज कर लिया करिए। फिर देखिए, जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसमें इसके भारतीयों से अपील की गई थी? तो किसमें बोला गया था कि भारतीय द्वारा चीन पर हमला करने के विरोध में बोला गया था कि जापानी वस्तुओं को छोड़िए? तो ये 1937 में। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिम की शिकायतों से संबंधित कौन कौन से रिपोर्ट थी? तो यहाँ पर पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, फजलुल हक रिपोर्ट और कांग्रेस रूल दिसंबर। मुझे लगता है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोला गया था, या हो सकता है रिपोर्ट से ही रिलेटेड प्रश्न रहा हो।
ध्यान दे लीजिए क्लास इस पर थोड़ा सा, अगर आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। 1937 के चुनाव के पश्चात गठित सभी कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 22 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र क्यों दे दिया था? अब बताइए। 1937 में आप देखते हैं कांग्रेस एक मेजर पार्टी की तरह उभर कर आती है इलेक्शन के बाद, लेकिन 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस रिजाइन कर देती है। क्यों? क्योंकि बोल दिया जाता है कि जो भारतीय हैं सेकेंड विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ देंगे। ठीक है, आप इंडियन नेशनल कांग्रेस ये जानना चाहती है कि आपने किससे पूछकर ये ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी कि जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, वो हमारा साथ देंगे ब्रिटिशर्स का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आपने क्या हमारे यहाँ की जो मुख्य पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनसे बात की? नहीं बात की ना, तो इसी नाराजगी में ये लोग रिजाइन कर देते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 22 अक्टूबर 1939 को इंपॉर्टेंट डेट है। 22 अक्टूबर कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के फलस्वरूप 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने कौन से दिवस के रूप में मनाया है? तो डिलीवरेंस डे के, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है। 22 अक्टूबर 1939 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मंत्री रहते हैं वो रिजाइन कर देते हैं अपने पद से। ठीक है, और 22 दिसंबर को जो मुस्लिम लीग रहती है वो डिलीवरेंस डे के रूप में मनाती है इस उपलक्ष्य में। तो 22 अक्टूबर 22 दिसंबर याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने किस दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया है? 22 दिसंबर 1939 को। 1937 से 39 के मध्य मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? श्री राजा गोपालचारी ने किया था। आगे बढ़े। हरिपुरा सेशन। अब आप सभी को पता है त्रिपुरी सेशन और हरिपुरा सेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्यों? सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हरिपुरा सेशन का अधिवेशन किसने किया? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने की है। ठीक है, यहां पर हरिपुरा अधिवेशन 1938 जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की है, वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ठीक है, हरिपुरा कहां पर है? गुजरात में। इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे, किस समस्या पर 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया था? यह है रियासतों में जन आंदोलन का समर्थन। ठीक है, 1938 के जो आपका हरिपुरा सेशन हुआ है जिसको प्रिसाइड किया है सुभाष चंद्र बोस ने, उसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। याद रखिएगा, प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो 1938 में ही नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात जवाहरलाल नेहरू ने की है हरिपुरा सेशन में। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में। प्रस्तुत जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। प्रश्न किस तरीके से बनेगा ये आपको पेपर में पता चल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा दूसरी बार अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? अब आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहला सेशन जो सुभाष चंद्र बोस ने प्रिसाइड किया था वो आपका हरिपुरा सेशन था। ठीक है, दूसरा सेशन जो त्रिपुरी सेशन था 1939 में, उसमें इलेक्शन कराया जाता है। एक तरफ आपके सुभाष चंद्र बोस खड़े रहते हैं, दूसरी तरफ पट्टाभी सीतारामैया खड़े रहते हैं, जिनको की सपोर्ट कौन कर रहे रहते हैं? महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी के सपोर्ट के बाद भी वो हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। ठीक है, त्रिपुरी सेशन में। लेकिन क्या होता है, इसी के बाद सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर देते हैं और वो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष की जो पोस्ट थी वो खाली हो जाती है, जिस पर कि अब कौन बैठते हैं? राजेंद्र प्रसाद बैठते हैं। यहीं से कितने प्रश्न आपके परीक्षा में बने हैं इसको हम देखते हैं। चलो क्लास, यहाँ देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1939 में आयोजित हुआ था। ठीक है, त्रिपुरी सम्मेलन वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। त्रिपुरी कहां पर है? तो यहां पर याद रखिएगा, जब हम हरिपुरा सेशन की बात कर रहे हैं और त्रिपुरी सेशन की बात कर रहे हैं तो त्रिपुरी सेशन आपका त्रिपुरी जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। यहां पर आपने एक प्रश्न देखा था अभी ना कि ये हरिपुरा कहां पर है? गुजरात में है। तो इस तरीके का भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है। ठीक है, हरिपुरा कहां पर है? गुजरात में। और त्रिपुरी कहां पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों पॉइंट पर भी। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, मैं थोड़ा साइड हो जाऊं? नहीं, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? त्रिपुरी 1939 में। ठीक है, 1939 में त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? तो देखिए शरद चंद्र बोस ने, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अलग है ना, बहुत से स्टूडेंट पहली बार इसको सुन रहे होंगे। तो शरद चंद्र बोस का नाम आप याद रखिएगा, इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आगे बढ़े, त्रिपुरी कहां पर है बता दो? जबलपुर मध्य प्रदेश में। हरिपुरा कहां पर है? गुजरात में। चलो, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिससे भारतीयों का उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका है? सुभाष चंद्र बोस ने इसे लाभ के रूप में देखा। ठीक है, आपको पता है, फिर ये हिटलर से भी मिलने जाते हैं। चलो, अच्छा, यहां पर एक प्रश्न आपको नहीं दिखा, वो यही था कि जब त्रिपुरी सेशन से सुभाष चंद्र बोस रिजाइन करते हैं तो उसके बाद त्रिपुरी सेशन को प्रिसाइड कौन करता है उनके स्थान पर? तो राजेंद्र प्रसाद का नाम आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं देसी रियासतों से रिलेटेड प्रश्न। चलो, तैयार रहो। किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1917-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो चार्ल्स मेटकाफ ने। त्रिपुरा की देशी रियासतें स्वतंत्र आंदोलन के 20वीं सदी के प्रारंभ में क्यों शामिल हुई? बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। ठीक है, बंगाल के जो क्रांतिकारी थे वो त्रिपुरा में आश्रय लिए थे उनका। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। आईएनसी के नागपुर सेशन में ध्यान रखिएगा। भारतीय रियासत समिति या बटलर समिति का गठन कब हुआ था? 1927 में। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि बटलर कमिटी जो थी वो कब अपॉइंट हुई थी? 1927 में। मेनली बटलर कमिटी का पर्पस ही ये था कि बटल लगाना, ये जो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं सेंटर और प्रोविंस के बीच में, उस कॉन्फ्लिक्ट को कम करना, बटल लगाना। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कम करना। चलो, 1927 में बटलर कमिटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना इनका उद्देश्य था। ठीक है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ है? 1927 में हुआ है। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस का याद रखिएगा क्लास, ये इंपॉर्टेंट है। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर के राज के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था वो सीपी रामास्वामी अय्यर थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, नया प्रश्न है इसलिए। 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? उदयपुर 1945 में। जो भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए क्लास, यहां पर इसको देखते हैं। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक रूप से किस सन में हुआ था? 1947 में हुआ था राजवाड़ों का विलय। ठीक है, भारतीय संघ में राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? आप सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश सरकार किस प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो पंजाब ने रखी थी। देशी राज्यों में कौन सा राज्य यथावत समझौते का पक्षधर था? वो हैदराबाद था। ठीक है, रियासत विभाग अथवा राज विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। राज विभाग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं क्लास। आगे बढ़ते हैं। जम्मू एवं कश्मीर को अभिन्न अंग कब माना गया था? 26 अक्टूबर 1947 को। जूनागढ़ के दीवान जिन्होंने बाध्य होकर जूनागढ़ का प्रशासन संभालने हेतु भारत सरकार को आमंत्रित किया था वो थे शाहनवाज भुट्टो। ठीक है, 1946 से 47 के दौरान हैदराबाद का निजाम कौन था? मीर उस्मान अली था। याद रखिएगा, हैदराबाद
के साथ यथावत समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 29 नवंबर 1947 को। सत्ता हस्तांतरण के समय किस राज्य में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो मैसूर में। नोट कर लीजिए क्लास, कोई पॉइंट जो आपको नहीं आता हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आप चाहते हो। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? पूर्व राज्यों से। किसके शासनकाल में राज परिवारों को प्राप्त होने वाली प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? तो ये याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के शासन में। ठीक है, और किस संविधान संशोधन द्वारा प्रिवी पर्स को वो किया गया था? 26वें। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अभी यूजीसी नेट में ये पूछा गया प्रश्न है। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देंगे हम। अगर आप हमको पूर्ण स्वतंत्रता हमने 1929 में ही बात कर ली है, अब तो 10 साल हो रहे हैं 1939, तो हम पूर्ण स्वतंत्रता से कम थोड़ी कुछ मांगेंगे। 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध किसने युद्धग्रस्त घोषित किया था? लॉर्ड लिलिथगो ने। मैंने आपको बताया है, लॉर्ड लिलिथगो ने बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूछे ही बोल दिया कि जो भारतीय हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं। इसी वजह से तो इंडियन नेशनल कांग्रेस गुस्सा गई और 22 अक्टूबर को रिजाइन कर दिया 1939 में, और मुस्लिम लीग खुश हो गई, उन्होंने 22 दिसंबर को डिलीवरेंस डे मना लिया। तो सोचो, ठीक है, क्रोनोलॉजी। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र क्यों दे दिया? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरुद्ध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की मांग देखते हैं। भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने। फिर किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? मोहम्मद इकबाल ने। मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर याद रखिएगा 1930 में। ठीक है, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है, इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। ठीक है, मोहम्मद इकबाल का नाम आप याद रखेंगे 1930 मुस्लिम लीग के इलाहाबाद सेशन में। क्लियर है? जो भी पॉइंट नोट करना है नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? यहां पर चौधरी रहमत अली का नाम आपको याद रखना है, चौधरी रहमत अली। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? रहमत अली के द्वारा 1933 में, जिसमें पाकिस्तान की बात की गई है ना। इंग्लैंड में पढ़ने वाले गुट का नेतृत्व करते हुए 1933 में एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया है? चौधरी रहमत अली द्वारा। ठीक है, पाकिस्तान शब्द का जनक कौन है? चौधरी रहमत अली। एक ही प्रश्न कितने अलग अलग तरीके से पूछा गया है चौधरी रहमत अली से रिलेटेड। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में पारित किया था? लाहौर अधिवेशन में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने खुलकर प्रथम बार भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक देश की मांग किस वर्ष में अपने वार्षिक अधिवेशन में की थी? तो 1940 में। ठीक है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो सिकंदर हयात खान ने। ठीक है, 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो खली कुंजमा ने। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 23 मार्च 1940। सेम प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। फिर देखिए वही चीज, एम.ए. जिन्ना ने 2 राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था लाहौर अधिवेशन 1940 में। ठीक है, जो भी पॉइंट आपको नहीं पता है उसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्लास, क्या प्रश्न है यहाँ पर। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया है। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदी मुस्लिम एकता का दूत बोला है? सरोजनी नायडू ने बोला है। ठीक है, सरोजनी नायडू ने। याद करिए, सरोजनी नायडू ने महात्मा की भी उपाधि दी थी, महात्मा गांधी और जिन्ना को उस समय। नहीं, जिन्ना को नहीं, उस समय इरविन वाला
था। ठीक है, यहाँ पर देखिए मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है सरोजनी नायडू ने, और उस समय गांधी इरविन पैक्ट के समय सरोजनी नायडू ने महात्मा वाली उपाधि की बात की थी। ठीक है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। ये किसके द्वारा बोला गया है? ये बोला गया है मोहम्मद इकबाल द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं ये भी याद रखिएगा, जो मैंने आपको पहले बताया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो 23 मार्च 1943 को, ठीक है, पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो ये कराची अधिवेशन 1943 में। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना है? लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि मौले मिंटो रिफॉर्म 1909 में पृथक निर्वाचन की बात की गई थी मुस्लिम्स के लिए, और बोला जाता है कि उसी पृथक निर्वाचन ने, मौले मिंटो रिफॉर्म ने ही कहीं ना कहीं अलग राष्ट्र पाकिस्तान की नींव रख दी थी। राजेंद्र प्रसाद ने ये बोला था। अगस्त प्रस्ताव चलते हैं। 1940 में वाइसरॉय कौन आ गया है? लिंथगो आ गया है, याद रखिएगा। ठीक है, लिंथगो आ गया है। तो 8 अगस्त 1940 को कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? अगस्त प्रस्ताव। महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए किस वाइसरॉय ने अगस्त ऑफर दिया था? तो लॉर्ड लिंथगो ने ही। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या देने की बात कही गई थी? डोमिनियन स्टेटस। अब आप सोचो 1929 में पूर्ण स्वराज, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस, 1940 आ गया, अभी भी डोमिनियन स्टेटस पे बैठे हुए हैं ये लोग अंग्रेज। कहते हैं आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दीजिए, हम अगस्त ऑफर लेके आए आपके लिए, डोमिनियन स्टेटस आपको देंगे। आपको लगता है अब इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको स्वीकार करेगी? नहीं। और मुस्लिम लीग भी इसको नहीं स्वीकार करेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग को तो अब पृथक राष्ट्र चाहिए, उनको पाकिस्तान चाहिए। अब ध्यान देना, व्यक्तिगत सत्याग्रह से रिलेटेड क्या प्रश्न बनता है? पूछा जाता है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ देखो, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। द्वितीय पूछेगा जवाहरलाल नेहरू, बता देना। इंडिविजुअल सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 17 अक्टूबर 1940 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज की बात करते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। एक बार क्या करूंगी, सारी क्रोनोलॉजी एक क्लास में बता दूंगी, लेकिन उस क्लास में खाली क्रोनोलॉजी नहीं बताऊंगी आपको, जो और भी मॉडर्न इंडिया के जैसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आधुनिक भारत के, जैसे पूछा जाता है ना कि एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, कुछ सामाजिक आंदोलन के बारे में पूछा जाता है, कुछ क्रांतिकारी संगठनों के बारे में भी पूछा जाता है, उसको डिस्कस करूंगी। ठीक है, पहले उससे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा, फिर एक क्रोनोलॉजी में सब बता दूंगी, ताकि एक बार सब रिवाइज हो जाए। मैक्सिमम जितने भी फैक्ट्स याद रहेंगे सब बता दूंगी, उसकी चिंता मत करना। ठीक है, बस क्लास इन सेशंस को ज़रूर देखना। कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में बताना, और एक बार अपनी मैम को ये भी बता देना कि समझ में आता है, सही लग रहा है सेशन, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, रिवीजन हो रहा है ना, क्योंकि मैं सही में चाहती हूँ कि आप में से ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई करें। तो बस, लेकिन अंत में मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ कि खुद पर भरोसा ज़रूर रखना, अपने पे भरोसा। मैं आपको पढ़ा दूँ, कोई और टीचर आपको पढ़ा दे, 100 टीचर्स आपको पढ़ा दें, लेकिन जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा, आपकी मेहनत नहीं होगी, तब तक आपको कोई सफलता नहीं दिला सकता है। तो मेहनत तो आपको करनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम आपका साथ दे सकते हैं। कोई सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही है वो हम बता सकते हैं, कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में परफॉर्म वो गोले तो आपको भर के आना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? कटक, उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ है? 23 जनवरी 1897 में। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी कौन थे? तो यहाँ पर जानकी नाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ICS की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? 1920 में। सोचिए, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है? CR दास है, याद रखिएगा। किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा उन्हें देश नायक की उपाधि दी गई है।
आगे देखें, सुभाष चंद्र बोस ने किसने देशभक्तों का देशभक्त कहा है? किसने कहा है सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो देशभक्तों के देशभक्त हैं? महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने सेशंस को प्रिसाइड किया? 2। अभी बताया, हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन, ठीक है। 1938 हरिपुरा सेशन जो कि गुजरात में है, त्रिपुरी सेशन जो कि मध्य प्रदेश जबलपुर में है 1939। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की है? 3 मई 1939 को। जब सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीग नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहां पर इंडियन लीजन की स्थापना की थी? तो 1941 में बर्लिन में, ये याद रखिएगा। इंडियन लीजन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में बर्लिन में की थी। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? तो ऑरलैंडो मेसेस्टा के नाम से। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का क्या नाम है? एक भारतीय तीर्थ यात्री, जो अपूर्ण रह गई थी वो है एक भारतीय तीर्थ यात्री। आजाद हिंद फौज का विचार किसके द्वारा सुझाव दिया गया था? तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारा के नाम के द्वारा, ठीक है। INA किसके दिमाग की उपज थी? मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है। INA किसके दिमाग की उपज थी? मोहन सिंह के, ठीक है। आजाद हिंद फौज का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है? ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारा के द्वारा। चलो आगे देखिए क्लास, यहां पर क्या दिया गया है? किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस याद आ रहा है कौन है? रास बिहारी बोस, बताओ कमेंट बॉक्स में। रास बिहारी बोस, चलो 1911 दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, बताइएगा आप लोग मुझे। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपी थी? तो 4 जुलाई 1943 को। 1943 में आजाद हिंद फौज कहां पर अस्तित्व में आया था? तत्कालीन मलय में, ठीक है, वर्तमान सिंगापुर में। किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का प्रसिद्ध आह्वान दिया था? सिंगापुर से 1943 में। किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ये सारे प्रश्न पूछे गए। आजाद हिंद फौज के प्रमुख ब्रिगेड कौन थे, मतलब कौन कौन से थे? तो सुभाष ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई भी याद रखिएगा, इनके नाम पर रखा गया था। जय हिंद किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कब किया था? तो 21 अक्टूबर 1943 में, याद रखिएगा। 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। कहां पर? सिंगापुर में। अब हमें खुले आम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है। और साथियों मैं आपको और अपने देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। किसने यह घोषणा की थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। अब हमें खुले आम बगावत करनी है, बहुत हो गया, अब खुले आम बगावत करो। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम रखा गया? शहीद और स्वराज द्वीप। शहीद और स्वराज द्वीप, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या प्रश्न है। किसने कहा भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है? राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से। आजाद हिंद फौज का सप्ताह कब मनाया जाता है? आजाद हिंद फौज सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 5 से 11 नवंबर 1945 को। आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945 को। कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हैं? तो प्रेम कुमार सहगल, ठीक है, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज तथा राशिद अली, नाम याद रखिएगा। प्रश्न बने हुए हैं ये सब परीक्षा में, सारे ये 1 लाइनर क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी पॉइंट्स आपको नहीं आते हैं उनको नोट डाउन करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। INA अधिकारियों पर मुकदमा कहां पर चलाया गया था? लाल किला पे, ठीक है, दिल्ली में। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग कब चलाया गया था? तो ये 1945 में चलाया गया था, ठीक है।
और किन किन अधिकारियों पर चलाया गया था आईएनए के, तो याद रखिएगा गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज। ठीक है। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से किसने वकालत की थी, तो किसने वकालत की थी, किसने उन्हें प्रोटेक्ट किया था, तो भूलाबाई देसाई का नाम याद रखिएगा और तेज बहादुर सप्रू का भी नाम। ठीक है। इसमें देखिए भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू सम्मिलित थे। ठीक है। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में किसने उनके पक्ष से वकालत की थी, किसने वकालत की थी, तो इन लोग ने। ये प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 1945 में ध्यान देते हैं, 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किला के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी, भूलाबाई देसाई का नाम आप याद रखिएगा। 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आजाद हिंद फौज के मुकदमे में किसे फांसी की सजा दी गई थी, प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज को। ठीक है। ये भी याद रखिएगा। आजाद हिंद फौज के मुकदमे में किससे फांसी की सजा दी गई थी, प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह तथा शाहनवाज को। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था, राशिद अली को। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के विषय में सत्य स्टेटमेंट देखिए कौन कौन से दिए गए हैं। 1920 में आईसीएस की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी। ठीक है। और चौथा स्थान प्राप्त किया था। मांडले जेल में उन्हें बंदी जीवन व्यतीत किया था। ठीक है। उन्होंने बंदी जीवन व्यतीत किया था, सही है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन स्ट्रगल के विषय में क्या क्या सत्य है, ये देख लेते हैं। 1920 से 40 के मध्य के आंदोलन की इन्होंने विवेचना की है। इसमें हरिपुरा एवं त्रिपुरी अधिवेशन की भी चर्चा की गई है। फिर इसमें एक अध्याय द गांधी इरविन पैक्ट एंड आफ्टर के बारे में भी इन्होंने लिखा है। अब कुछ प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं क्लास, यहां पर इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1 सितंबर 1942 को हुई थी। सुभाष चंद्र बोस की त्रितोजो के साथ बैठक जो हुई थी वो 1943 में हुई थी। आईएनए ने स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया था, 1944 में। सुभाष चंद्र बोस की वायु दुर्घटना कब हुई थी, 1945 में, आप सभी को पता होगा। दिल्ली हिंद फौज मुकदमा 1945 में और नौसेना विद्रोह 1946 में। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्लास, अब क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उसको कंटिन्यू करने के बाद एक बार मैं सारी क्रोनोलॉजी आपको अच्छे से फिर से समझा दूंगी। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे और भी प्रश्नों के साथ। एक बार आधुनिक भारत खत्म हो तो आप लोग मुझे बताइएगा इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है। विश्व का भूगोल जो आपका मैप वाला क्वेश्चन है, रिवर वाला जो पोर्शन है, वो सारे प्रश्न मैं 1 लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको करा दूंगी। बस आप मुझे बताते जाइए कि क्लासेस आपके लिए यूजफुल है कि नहीं। ठीक है, मतलब मदद मिल रही है कि नहीं आप सभी को। तो अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। लास्ट में जाते जाते फिर अपने स्टूडेंट से एक ही बात कहूंगी कि खुद पर विश्वास ज़रूर रखिए, आप मेहनत करिए, ईश्वर आपको परिणाम ज़रूर देगा क्लास। ठीक है, बस मेहनत करिए और अच्छा सोचिए हमेशा। अपने माता पिता के आशीर्वाद पर, अपने ईश्वर के आशीर्वाद पर, आप जिसे भी मानते हो उसके आशीर्वाद पर हमेशा भरोसा रखिए। जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। बस मेहनत करते चलिए, कर्म आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लेटे लेटे कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो पढ़िए और अच्छे से रहिए, खूब आगे बढ़िए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर आप लोगों को सफलता दे, आप लोग बहुत आगे जाएं और खूब अच्छे से अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें। थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए।